नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस सीरीज में जुड़ जाइए। अगर आप इस पे नए हैं तो आप हमारे दिए गए प्लेलिस्ट में आप पूरा सीरीज आपको पड़ा हुआ है, जिसमें आप चैप्टर 1 से लेकर 15 चैप्टर तक के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को आप फॉलो कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी साल देख रहे हो, देखिए पढ़ाई जो साइंस में विज्ञान में खोज हो चुकी है, वो खोज थोड़ी नहीं बदलता है। वो तो पिछले 10-100 सालों से उसी तरह से खोज वो पढ़ना है। उसमें कुछ नया कोई मास्टर क्या ही चेंज कर देगा। हाँ, बट क्वेश्चन का प्रारूप बदलता है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो वही रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको आज भी कहता हूँ कि कोई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मैं पुराना बुक्स फॉलो कर सकता हूँ, आज से 40 साल पहले का कोई किताब है ना, तो पढ़ ले, सब में वही थ्योरी रहता है, सब में वही बात रहता है। बट मेरी ये कहना है कि अगर आप ये सोचते हो कि सर ये क्या मैं ये पढ़ लूंगा, तो क्या मेरा पूरा जो भी बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ, खासकर मैं स्पेशली बिहार बोर्ड के बारे में बात करूंगा, तो क्या मेरा बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे? एग्जैक्टली बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, जो ऐसा कह रहा हूँ बेवकूफ बना रहा है आपको, यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, जितना भी मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, केवल पहला क्या दूसरा के भी ना मारकर, बल्कि आप ऐसे देखोगे कि ये टॉपिक का ये आंसर क्यों हुआ। अगर ऐसा करना चालू कर दोगे, 100% आपको सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 2 की तरफ है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और हिंदी मीडियम वालों के लिए विद्युत विभव और धारिता, ये दोनों मीडियम के लिए ऑब्जेक्टिव, आप आराम से इसमें ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, और जिस तरह से मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे भी आप कॉपी कलम पे बनाना चालू कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी। ठीक है ना, ई और वी में क्या संबंध है, इसलिए कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच में संबंध क्या होता है, मतलब कौन सा संबंध फॉलो करता है। तो आपको शायद पता होगा, हम लोगों ने बताया था ए इक्वल टू माइनस डीवी बट्टे डी आर। इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो हो जाने वाला है वो होने वाला है ए। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, हमने पढ़ा था निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप लोग जरा रुक करके आंसर मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ते रहेंगे अपना हिंदी मीडियम में, ठीक है ना, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है ना, ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, क्यू चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पर, बताइए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है के विदाउट मॉड के क्यू, और बट्टे क्या होता है आर नॉट आर स्क्वायर। कई बच्चे आर स्क्वायर वाला गलती पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना, किस पर, वो जो कुलम्स लॉ पर, उन्हें आर स्क्वायर लगभग यादें हो जाता है। तो चलिए, वी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू अपॉन आर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लेंगे, उनकी हिंदी के लिए मैंने क्वेश्चन दिया, एक बिंदु आवेश क्यों है, दूरी आर है, वैद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना होता है, वैद्युत विभव की बीमा इसमें से क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर V इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बट्टे यहाँ पर आवेश के। तो यहाँ पे बताइए, वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है ए टी। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम एल स्क्वायर टी के पावर, ये टी ऊपर जाएगा और यहाँ -2 है, तो एक ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1। कौन सा ऑप्शन होगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, यानी ए नंबर हमारा ऑप्शन होगा। ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि एक चार्ज को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को
1 वोल्ट के पोटेंशियल में मूव करने में जो एनर्जी खत्म होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जो वर्क डन लगता है, अपना अपना सिचुएशन है जैसा आप बोल सको, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम होता है। चार्ज है तो क्यू लिखेंगे, और वोल्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है, 1 जूल बट्टा 1 कूलम होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 10 के पावर -19 कूलम, और यहाँ पे 1 वोल्ट में होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। लेकिन सबसे मजे की बात ये कि ये हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये बस हमसे पूछ रहा है कि मात्रक बताइए। तो बताइए जूल किसका मात्रक होता है, तो एनर्जी का या वर्क का। तो इसमें से कह रहा है चार्ज, तो गलत हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस गलत हो जाएगा, करंट गलत हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा बुआ, एनर्जी। ठीक है, हमें सॉल्व कर करके लिखना है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो ऊर्जा, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट हम सबका सेम ही समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए इजी हो गया, वो कितना इजी क्वेश्चन भाई, तो बोर्ड एग्जाम हमारे लिए जो पूछ रहे हैं हम वही करेंगे। अगर आपको बहुत टफ लेवल पढ़ना है तो हमारी जो सीरीज आती है टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वहाँ नीट जेई के क्वेश्चन प्रॉब्लम लोग डिस्कस करते हैं, तो फिर आप वहां मिल लीजिए हमसे, ठीक है ना। वहां नहीं तो अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे, तो हमारे लिए अच्छा हो, इजी हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा हार्ड भी रहता है, पर बहुत सारे इजी भी रहते हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। तो कहता है एक वर्क है कितना जूल, 20 जूल, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो बताइए हमारा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं कि V इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बोला था W अपॉन Q, अभी बोला था। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 कूलम है और यहाँ पर कितना 20 जूल, तो 20 जूल, और Q का मान 2 कूलम, जूल अपॉन कूलम को वोल्ट कहते हैं, और इसको कितना बोलेंगे 10, तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि यहाँ पर बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो उसका वो P है, और उसे रखा गया है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E में, ठीक है। तो कहता है पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसमें कहता है P विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव है जिसको क्षेत्र E में रखा गया, स्थापित किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि U बराबर, मैंने आपको याद होगा पढ़ाया होगा, PE cos थीटा। एक सिचुएशन आया था ना, वर्क डन जब निकाले थे, डाइपोल जब घूम रहा था, जब डाइपोल को रखे थे, जब घूम रहा था, तो आपको याद होगा मैंने 3-4 चीज निकाली थी, नेट फोर्स, ठीक है, उसके बाद निकाला था उस पर क्या निकाला था, टॉर्क, टॉर्क के बाद वर्क डन निकाला था, फिर टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने वहां पे जब क्या निकाला था, वर्क डन, तो उसमें से याद कीजिए बहुत बड़ा फॉर्मूला था, -P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो उस हिसाब से माइनस को अंदर भेजने पर थीटा बदलता था। लेकिन अभी मैं जनरल उसमें से एक स्पेशल केस भी था जिसका मान था -P cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस और यहाँ से cos हटाऊंगा तो डॉट लगाऊंगा, तो P वेक्टर डॉट कौन सा वेक्टर, E वेक्टर, तो हमारे पास जो सही सूत्र आने वाला है वो कौन सा आएगा, ये वाला। इसको मत मार दीजिएगा, ये टॉर्क का है, क्योंकि क्रॉस टॉर्क में लगता है, साइन टॉर्क में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट। अब कहता है इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज इट्स ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली ओरिएंट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टेकन एज ए जीरो, है ना, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल इज, जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र E है जो कि लंबवत रखा हुआ था, ठीक है ना। तो पहले एक काम करूंगा, अब इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात, फिर से स्थिति ऊर्जा के बारे में आपसे बात करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, वही वाला फॉर्मूला आएगा, -P sin थीटा। तो ये हमारे पास भी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, -P डॉट बी। अगर आप चाहो इसको तो सिचुएशन लेकर के बना सकते हो, डेल्टा W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट करवाने के लिए बोला है, इन्होंने बोला है कि ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, ठीक है ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री से ये चालू किया है, ठीक है ना, और ये खत्म करेगा कहाँ पर, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से कहाँ हुआ, 0 डिग्री पर लेके जाएगा। तो आप सोचिए ना, ये 90 होगा, देखिए ना यहाँ पर परपेंडिकुलर से चालू करेगा, और वहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब इस वाले सेक्टर में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 cos, अच्छा थीटा बोल रहा है, थीटा, ओके। तो यहाँ से
पी, है ना। तो यहाँ पे cos 90 का मान 90 से स्टार्ट किया, थीटा पे खत्म किया, तो cos थीटा ये 0 हो जाएगा। तो ये आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बुआ, माइनस पीई cos थीटा, और माइनस बन गया तो फिर यही वाली कहानी आ गई। तो पहले भी हम लोगों ने देखा था, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है फिर से वही वाली बात, द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय एंगल थीटा फ्रॉम कॉमन इनिशियल डायरेक्शन, मतलब थीटा से मान के चलो ना 0 डिग्री के आसपास कुछ भी होगा। हम अभी आपको बता चुके हैं कि हम जब भी बात करेंगे यहाँ पे वर्क डन का, तो वहां पे सिर्फ कॉस की बात करेंगे, किसी और का मतलब तो यहाँ बन ही नहीं रहा है। तो अब बताइए हमारे इस ऑप्शन में आप देखिए, क्या आपको tan नजर आ रहा है? गलत है। सेक नजर आ रहा है? गलत है। जब हमको cos यहाँ नजर आ ही रहा है तो हमारे लिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। हम लोग उसको डायरेक्ट भी ऐसे चुन सकते थे कि हमें यहाँ पर cos वाला ऑप्शन नजर आ रहा है तो हम लोग cos की तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल बी इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यदि मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, यदि मैं दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दूं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, आवेशों के बीच की स्थिति को बढ़ाने के क्रम में कोई ये क्लियर नहीं किया गया है कि तुम पॉजिटिव आवेश की बात कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो अथवा निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो। तो ऐसे हालात में हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो इसके लिए हमें सारे केस पढ़ने होंगे। तो पहली बात तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं, भी बराबर एक फॉर्मूला होता है क्यू बट्टे आर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो भी का जो प्रोपोर्शन है दूरी के साथ वो थोड़ा इन्वर्सली है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी घटेगा, आर अगर घटेगा तो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये एक रिलेशन है। उसके साथ अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्यू निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि इस पर कोई मॉड लगा हुआ नहीं है, इसीलिए चार्ज अपनी नेचर के अकॉर्डिंग पूरे वैल्यू को बदल सकता है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर। अगर मान के चलिए दो पॉजिटिव चार्ज है और हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, आर मतलब हुआ डिस्टेंस। तो जब दो पॉजिटिव के बीच की दूरी बढ़ाओगे, तो मैंने आपको अभी बोला है कि दूरी बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो दूरी बढ़ाया तो पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। क्लियर? ओके। दो निगेटिव रहेगा तब क्या होगा? अच्छा, दो पॉजिटिव की दूरी को अगर मैं घटाऊंगा तो पक्की बात है, अगर तुमने डिस्टेंस को घटाया तो डिस्टेंस घटेगा, तो भी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मान के चलिए दो निगेटिव चार्ज है, तो अब यहां सुनना, यहां माइनस आ गया, तो अगर चार्ज माइनस है तो वोल्टेज भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर तुम माइनस को बढ़ाओगे, दूरी को बढ़ाओगे, तो भी की वैल्यू बढ़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, दूरी बढ़ाओगे तो भी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव में नहीं बढ़ेगी, निगेटिव में बढ़ेगी, क्योंकि यहां माइनस है। और कर्जा का बढ़ना आपका घटना ही हुआ। कर्जा अगर आपके ऊपर बढ़ रहा है तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि पीछे ही जा रहे हो और आपकी वैल्यू कम हो रही है। तो एग्जैक्टली में यही बात है। यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए कुछ सोचने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो अगर माइनस में अगर तुमने दूरी को बढ़ाया तो वैल्यू तो आपकी, अगर दूरी को आप बढ़ाओगे तो आपकी भी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो भी की, अगर दूरी को घटाया तो भी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। उल्टा काम चलेगा। तो अगर मान के चलिए मैं इस माइनस माइनस की दूरी को बढ़ा रहा हूं, तो अगर तुमने दूरी को बढ़ाया तो भी की वैल्यू घटेगी, लेकिन घट किस में रही है? माइनस में। माइनस मतलब कर्जा घट रहा है, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहां देखो, तो अगर तुमने भी की दूरी के वैल्यू को बढ़ाया तो भी क्या घटेगा, लेकिन घटने के साथ ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि कर्जा का घटना बढ़ना ही हुआ, ठीक है। और अगर तुमने यहाँ दूरी को क्या किया बुआ? दूरी को यहाँ पे घटाया, तो अगर तुमने डिस्टेंस को घटाया तो आप एग्जैक्टली में भी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? घटा रहे। डिस्टेंस को घटाना भी के वैल्यू को बढ़ाना होता है। डिस्टेंस घटा, भी की वैल्यू बढ़ा, लेकिन आपका जो बढ़ रहा है वो किस में बढ़ रहा है? वो निगेटिव में बढ़ रहा है। और निगेटिव में बढ़ना, निगेटिव बढ़ना नहीं बल्कि घटना होता है, ठीक है ना। तो निगेटिव में बढ़ना बढ़ना नहीं बल्कि क्या हुआ? घटना हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, इस वाले कहानी से हमको ये पता चलता है कि अगर चार्ज का नेचर क्लियर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कैन आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके अंदर छुपा हुआ है। अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझते हो, आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो दो चार्ज को पॉजिटिव ही लिख दे,
इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा ले, तो मैंने आपको शुरू में बोला था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, इसी में से आने वाला है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है, अगर वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो वो किसके बराबर है? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि वोल्ट का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, V, W को हम लोग क्या बोलते हैं? तो W को बोलते हैं हम लोग जूल, और चार्ज को क्या बोलते हैं? कुलम। तो जूल पर कुलम। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, जूल पर कुलम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, जूल पर कुलम। नेक्स्ट में कहता है द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए पहली बात, समविभवीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करते हैं? तो सबसे पहली बात, आप एक पृष्ठ बनाओ, आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। इक्विपोटेंशियल का मतलब ही होता है जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही इक्वल का पोटेंशियल यहाँ होगा। ठीक, और तुम चार्ज को इस जगह से इस जगह घुमा रहे हो। ठीक, और आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना होगा? तो डेल्टा क्यू गुने डेल्टा भी। ठीक, तो क्यू नॉट और डेल्टा भी का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल भी सेम है और इनिशियल भी सेम है। तो आप बताइए यहाँ पर दोनों घटकर जीरो आ जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा? जीरो। आप सोच के देखो, जैसा कोई चीज तुम छोड़ के गए थे अब वापस वैसा का वैसा ही मिलेगा, और आदमी खाली यहाँ से वहां जा रहा है आ रहा है, तो कुछ आदमी ने कुछ काम किया होगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई बदलाव ही नहीं किया, जैसे था वैसे ही पोटेंशियल है। तो क्या बोलेंगे, इसने कुछ काम किया? नहीं किया। तो किसी चार्ज को यहाँ से वहां ले जाने में आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेट चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या हो रहा है? जीरो। और जब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा तो वर्क कहां से करना पड़ेगा आपको? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो मैं आपको पहला के और दूसरा के सी, अब बुआ रे सी होगा, बुआ रे कैसे होगा सी, देखो बुआ बुआ रे सी होगा, उसे नहीं कर रहे। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ कि हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, उसके साथ ही आप आगे बढ़िए, चाहे वो थ्योरी में पढ़ाता हूँ क्लास में, चाहे आपको कुछ भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बता रहा हूँ, उसी तरह से काम करना है। पहला के या दूसरा के भी नहीं मारना है आपको। ठीक है, अब फिर वही वाली बात, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, दूसरा प्रोटॉन ये भी पॉजिटिव, और उसके पास ला रहे हैं। पास लाने का मतलब हुआ कि हम इसको आर की वैल्यू घटा रहे हैं, तो भी की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए अभी जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, यहां पर देख लीजिए। अगर ये वाला केस है, अगर दो प्लस प्लस की वैल्यू अगर घट रही है तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी? बढ़ेगी। मैंने बोला ना कि आपको सेम मिल जाने वाला है। ठीक है, तो अब बताइए यहां पर, यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी बउआ? ये घट रही है तो ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इंक्रीजेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नेक्स्ट, अब कहता है एक चार्ज कंडक्टर है इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एट ए पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। उसके अंदर एक चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में एक अविष्ट चालक वैद्युत स्थिति में उसके भीतर के बिंदु पर क्या होगा? तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, तो याद होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पढ़ाया था। हाँ, लेकिन उसका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि पोटेंशियल सरफेस पे जाने के बाद, मैंने आपको ये पढ़ाया था, E बराबर dV बट्टा dr, रिलेशन अभी ऊपर ही बताया था। तो अगर E की वैल्यू जीरो है तो dV बट्टा dr, मतलब इसका मतलब हुआ कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, विभव प्रवणता, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है। क्योंकि किसी का भी डिफरेंशिएशन तब जीरो आता है जब ये चीज कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सेम होता है। तो कांस्टेंट कहने का मतलब जितना सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा, तो अंदर तो पोटेंशियल जीरो होने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसीलिए याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। लेकिन हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? जीरो। पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो है,
पोटेंशियल जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो है। मैं बता चुका हूं आपको सारा कारण, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट होगा तभी उसका जीरो हुआ। कांस्टेंट मतलब जितना सरफेस पर होगा उतने हर जगह अंदर होगा। तो अब बताइए, इसमें कहता है पोटेंशियल इज जीरो, गलत। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जीरो, सही। ठीक है। विभव शून्य होगा, गलत। विभव प्रवणता शून्य होगा, सही। देख लिए, तो आप एक सवाल से 3-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ गए, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी हमारे पास चैप्टर बाय चैप्टर में आपको लेकर आ रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझो। नेक्स्ट आप कह रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज वैल्यू E of mass m and move under potential difference B from instant initial state, its kinetic energy, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहली बात आपको मैं बता चुका हूं, V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या है, एनर्जी है। वर्क इक्वल टू एनर्जी। अच्छा, आप बताइए यहां से, भी तो भी है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म काइनेटिक है, और क्यू की जगह यहाँ पर क्या है, ई है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, ई भी। ठीक है, तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है, 1D ग्राफ जनरेटर क्या करता है, क्या एसी पावर प्रोड्यूस करता है, गलत। क्या करंट को हाई फ्रीक्वेंसी पे करता है, ठीक है ना, गलत। बल्कि ये वोल्टेज को बहुत लाख, पता है ना, मिलियन में पहुंचा देता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। 1D ग्राफ कई लाख वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न कर देता है, उसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1D ग्राफ जनरेटर। क्या इतनी बात आपको समझने में कोई दिक्कत अभी तक, बोलिए। अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया है, कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, 8 ड्रॉप है, प्रत्येक का रेडियस कितना है, आर है, प्रत्येक का चार्ज क्यू है, उसको हम लोगों ने मर्ज किया, उसको मिला दिया है और क्या बनाया है, बड़ा ड्रॉप। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्या बोल रहा है वो, पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर में कितना होगा। तो मैं आपको पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए, जब मैंने आपको बोला था कि बड़ा वाला रेडियस की बात कीजिएगा तो छोटे वाले का 1/3 होगा, याद आया, एन, आर इंटू एन का वैल्यू। अगर आप विभव का बात कीजिएगा तो एन की वैल्यू 2/3 होगा। अगर आप कैपेसिटर की बात कीजिएगा तो एन की वैल्यू 1/3 होगा। ये क्लास मैंने आपको दिया था। और आप एनर्जी की बात कीजिएगा तो एन की वैल्यू कितना था, ये 2/5 था क्या, ये निकालना होगा, हाफ सी भी स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ, बट मेरे को अभी निकाल देता हूँ। देखो, तो ये आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी का देखो यहाँ पर कितना है, एन के पावर 1/3 सी। अब भी का देखो, एन के पावर 2/3 भी, और सबका स्क्वायर। अरे नहीं आते तो निकाल लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, हाफ सी, और इसके अंदर भी का स्क्वायर यहाँ आ गया। अब एन के जगह देखिए, एन के जगह 1/3, और यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग छोटा वाला यू बोलते हैं, और एन की वैल्यू 5/3 आ जाएगा, सही। तो क्योंकि 3 नीचे और ऊपर 5, तो सही है। तो यहाँ पर u जो है वो बड़ा वाला u, वो n के साथ क्या रिलेशन रखेगा, 5/2, 5/3, और इंटू यहाँ पर क्या है हुआ, छोटा वाला u। अब सवाल है, यहाँ पे 8 ड्रॉप है, तो 8 ड्रॉप को हम लिख सकते हैं n का मान 8, तो n को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ये हम लोगों ने किया है, बट अगर आपको नहीं है तो आप जा करके हमारे कोर्स वगैरह वाले जितने भी लेक्चर उसमें आप जाइएगा, तो आपको ड्रॉप प्रॉब्लम में स्पेशल एक क्लास बनाए हुए, उसमें आपको ये मिल जाएगा कहाँ से पूरी बातें आई है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो कॉपी में तो होगा ही। तो एन की जगह ये हमारे पास ऐसा है। तो अब बताइएगा बुआ, यू बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एन की जगह यहाँ पर 5, तो एन की जगह यहाँ पर कितना होगा, 5/3 और इंटू यू। तो आप बताइए पहले, 5 एन की जगह है क्या, 2 के पावर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 को 2 को 5 बार गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। सिंपल है। तो आप अगर इस लेक्चर को किए होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, और अगर आपने ये लेक्चर नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले आप लेक्चर कीजिए। ठीक है,
ये सारे मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब कहता है इफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस की ओर है, ठीक है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, एक्स एक्सिस की ओर है। तो अब कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अब यहां पर पक्की बात है, ये जो होगा वो होगा जेड एक्सिस में और ये होगा वाई एक्सिस में। तो अगर तीस परपेंडिकुलर कह रहा है कि अपने पॉइंट लिखा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो परपेंडिकुलर होने के लिए ये तो चला जाएगा एक्स एक्सिस में, लेकिन ये जो भाई साहब है इसको परपेंडिकुलर होने के लिए इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, अपना अक्ष बनाना पड़ेगा। तो अगर एक्स तुम रख लोगे तो बच क्या जाएगा, वाई जेड, और अगर वाई वो रख लेगा तो एक्स जेड। तीन गो में से तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर ए ओ को रख लिया बाकी जो दो बचा वो हम यूज करेंगे। तो हमारे पास एक्स वो रख दिया तो वाई जेड यूज किए, वाई रखता तो एक्स जेड यूज करते, इसीलिए कहा जाता है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वाई जेड। यानी समविभवीय वैद्युत क्षेत्र एक्स की ओर है तो बाकी विद्यमान तो समविभव पृष्ठ किधर होगा, तो पृष्ठ लंबवत होता है। तो अगर एक्स तुम रख लिए तो पृष्ठ बनाने के लिए दो अक्ष चाहिए, तो दो अक्ष लंबवत कौन बच जाएगा, एक्स तुम रख लिए तो बाकी कौन बचेगा, वाई जेड। सिंपल सी बात है, ठीक। अगला, अब कहता है एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, और उस पे 5 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, और इस जगह पे उसकी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। तो कह रहा है सेंटर पर कितना होगा। तो देखिए अभी मैंने यहां पे आपको इस वाले जगह पे कुछ बताया था 13 नंबर सवाल में। क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट। मतलब जितना सतह पे होगा उतना ही अंदर होगा, जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। तो ऐसे हालात में आप देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में जो ये हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर सरफेस पर अगर 10 है तो अंदर हर जगह पर कितना होगा, 10, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, अभी तो मैंने बोला था ना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कहता है ध्यान से देखिए, आप आराम से इसको देख करके इस सवाल को समझिए। तो मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल कह रहा है इक्वल चार्जेज आर गिवन टू स्फेयर्स ऑफ रेडियाई डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। तो सपोज करो एक हमारे पास ये वाला हुआ और ये हमारे पास ये वाला हुआ, ठीक है, और हमने इस पर इक्वल चार्ज दिए, ठीक। तो मान लीजिए हमने इस पे 4 चार्ज दिए, 1 2 3 4, मैंने भी इस पे 4 चार्ज दे दिए, ओके। अब कह रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहली बात, दोनों पे चार्ज इक्वल है, दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक छोटा वाला रेडियस मान लीजिए और एक को बड़ा वाला रेडियस मान लीजिए, ठीक। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भी का भी बराबर होता है के क्यू बट्टे आर, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए कि ये तो कांस्टेंट होता है। अच्छा, मैं धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूं, समझो बात को। क्यों क्या होता है, क्यों तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यों क्या है, इक्वल है, तो पक्की बात है क्यों भी कांस्टेंट हो गया। इस सवाल ने क्यों को भी ना बदलने वाला बना दिया, मतलब दोनों पर सेम रहेगा। तो आप बताइए भी किसके समानुपाती है, तो भी समानुपाती है 1/r के। 1/r का मतलब क्या हुआ, रेडियस जिसका बड़ा होगा पोटेंशियल उसका छोटा होगा, और रेडियस जिसका छोटा होगा पोटेंशियल उसका बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग लगभग इससे पिछले वाले 4 सवाल में यूज कर चुके हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। तो आप बताओ रेडियस इसका बड़ा है तो पोटेंशियल क्या होगा, छोटा, और रेडियस इसका छोटा है तो पोटेंशियल क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है कि द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन ए स्मॉलर, एग्जैक्टली, है ना, बी मोर ऑन ए स्मॉलर। तो छोटे वाले पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। छोटे वाले पे पोटेंशियल क्या है, वो ज्यादा है। तो इस बात को समझने में कोई दिक्कत है आपको, तो नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत खूबसूरती से देख लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक
इफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, आप लोग यहां पढ़ लीजिए हिंदी मीडियम वाले, ठीक है ना। इफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर वी गिवन ए पॉजिटिव चार्ज, द पोटेंशियल एट इट्स इंटीरियर इच, ठीक है ना। यही बात बात बोला है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक पर धन आवेश दिया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बोला यहां पर आप धन आवेश दीजिएगा, तो सबसे पहली बात तो जैसा चार्ज दीजिएगा वैसा पोटेंशियल बनेगा। तो आपने चार्ज दिया पॉजिटिव, तो पोटेंशियल भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि विभव का फॉर्मूला आप सबको पता है, के क्यू बटे आर। तो अगर चार्ज पॉजिटिव दिया तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। तो पहली बात तो पॉजिटिव बना। दूसरा बात ये कह रहा है अंदर, और अंदर के लिए अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया कि अंदर सारा वैल्यू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, बताया ना कि अंदर आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट, मतलब एक समान। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ, कि पॉजिटिव मिलेगा और यूनिफॉर्म मिलेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। देख रहे हैं कैसे हमें शांति से ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है। प्योर नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, एकदम प्योर नंबर आता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इतना प्योर आता है कि अगर आप 35 में 35 सही मारिएगा तो कोई 34 नहीं कर सकता, इतना बेहतरीन आपका है। और 35 में 35 आप मार के आ रहे तो समझ में आ रहा है आपकी क्या कैपेसिटी हो जाएगी, कि आपका नंबर कहाँ इनहेंस होगा, ठीक है। बहुत तगड़ा वाला इनहेंस होने वाला आपका नंबर, ठीक है। बस आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलते रहते हैं। तो कहा जाता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर, कौन सा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस आर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, कहां से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो मैं आपसे पूछ लूं कि भी का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, याद होगा, के पी कॉस थीटा, याद आया, बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। तो भी के साथ दूरी का क्या संबंध है, तो आर स्क्वायर। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बुआ, सी नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए आराम से, कोई डाउट हो तुरंत बोलिए, आई थिंक नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आ जाता है तो हमें करना पड़ता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1 मीटर, मतलब आपको डिस्टेंस इक्वल टू कितना मीटर दिया है, 1 मीटर। अब चार्ज कितनी है बउआ, 1 कूलम। अब आप हमसे पूछिएगा सर न्यूमेरिकल्स इसमें अगर आएंगे तो मैंने न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी की एक अलग सीरीज बना रखी है। तो हमारे इसी चैनल पर अगर आप चाहेंगे तो एनसीईआरटी की सीरीज है, एनसीईआरटी वाला पूरा सीरीज देख लीजिए। इसके बाद आप जरूर एनसीईआरटी वाले सीरीज को देखिए जाकर के, एक बार एनसीईआरटी का सीरीज देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल कहीं उससे बाहर नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिल जा रहा है, इसीलिए मैंने जानबूझ के भारी भारी न्यूमेरिकल इसमें नहीं डाला, क्योंकि उसके लिए एनसीईआरटी है हमारे पास, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। दूरी का मान क्या है, 1 मीटर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ और वोल्ट होता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹। लेकिन यहाँ पर गलती ऑप्शन दे दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ए इज ए राइट आंसर तब होगा जब ये गलत नहीं होगा, माइनस नहीं दिया रहेगा तब। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को जरा सा देखिएगा प्यारे बच्चों, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बुआरे 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 पहले के देखो, बुआरे बुआरे पहले के
हेलो हेलो। चलिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक चार्ज को जब तुम लेके आते हो, ठीक है, तो देखिए आप यहां बात कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो अगर तुम चार्ज को बहुत तेजी से ले आओगे, बहुत तेजी से, तो उसके पास एक और एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कहीं से नहीं आएगी, बल्कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया काइनेटिक में। तो कुछ पार्ट जो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी का 100 था, वो तो 10 इसमें चला जाएगा, तो आपका वैल्यू तो 90 आएगा, जो कि गलत आएगा। इसीलिए जब भी आप लाइए इस चार्ज में, इसमें से क्या खत्म कर दीजिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दिए का मतलब धीरे धीरे लेके आइए, ताकि काइनेटिक एनर्जी ना आए। तो इसीलिए कहा जाता है चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे, ठीक है, चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। चार्ज स्लोली ब्राउट, हम स्लोली लेकर आएंगे, धीरे धीरे लेकर आएंगे, ठीक है ना। क्यों धीरे धीरे लेके आएंगे? ताकि पोटेंशियल अपना एनर्जी काइनेटिक को दे करके उसमें अपना एनर्जी खत्म ना कर दे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग लेकर आएंगे, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका कारण आपको समझ में आया, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं करने वाले ना कि पहला कौन सा होगा, देखो धीरे धीरे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? धीरे धीरे। नहीं समझे? बहुत सिंपल सी बात है बुआ रे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे वर्क डन है, आप क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर। क्यों? क्योंकि चार्ज को हम कैसे लाएंगे? स्लोली। भाई तो ऐसे चिल्लाने से, बार बार एक ही बात बोलने से नहीं होगा ना, उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं है, बुआरे कौन होगा? बुआरे कौन होगा? स्लोली। बुआरे कौन होगा? स्लोली। कौन होगा? सी। कौन होगा? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे नहीं, ये सबसे बच्चे को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बल्कि वो पहला के दूसरे के बीए करते रह जाएगा, ठीक है। अब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बुआ? जीरो। अब सवाल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस और एक क्या होता है? माइनस। अगर इस लाइन पे तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल का जीरो ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा एक्सियल लाइन पर, ठीक है ना। तो अब कौन से लाइन पे मिलेगा? तो ये मिलेगा इस वाले लाइन पर, क्योंकि यहां से भी दूरी सेम होगी दोनों की, यहां से भी दूरी सेम होगी दोनों की, यहां से भी दूरी सेम होगी दोनों की। और अगर दूरी सेम है और चार्ज अगर निगेटिव निगेटिव इक्वल वैल्यू का है, तो वो पक्की बात है कि एक प्लस वाला पोटेंशियल एक माइनस वाला पोटेंशियल मिलकर खुद को जीरो बना लेगा। तो इस लाइन पर पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको? जीरो। और इस लाइन को हम लोग कौन सा पॉइंट कहते हैं बुआ? इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। इसको बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, मतलब निरक्षीय बिंदु, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है पोटेंशियल जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। कौन से लाइन पे? तो वही पुराना वाला लाइन है भाई, यही वाला पर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? निगेटिव वाला अपनी ओर खींच रहा होता है, पॉजिटिव वाला धक्का दे रहा होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, इधर आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है, लेकिन इस जगह पर भी क्या है? जीरो। तो किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता और भी जीरो होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब एक सवाल आता है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ देगा कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो लेकिन फील्ड जीरो ना हो? एग्जैक्टली में उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट वो बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। आगे चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ये। अच्छा ये तो हो ही गया ना, इसी का आंसर कर रहे थे। अब कह रहा है द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity distance to given point x। तो x डिस्टेंस तक तो आपको पता है कि, और चार्ज कितना है? क्यू। तो आपको पता है कि v का फॉर्मूला क्या होगा? तो v का फॉर्मूला होगा w अपॉन q। लेकिन q की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है? डिस्टेंस, हाँ w अपॉन q। ये वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू यूनिट दे दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब ये यूनिट कर देगा तो सीधे डब्ल्यू ना बचेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल की वैल्यू आपके सामने है, क्योंकि इसको यूनिट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है एकांक आवेश के अनंत से लाकर धनावेश q से x दूरी पर एक बिंदु रखा गया है, इस पे w कार्य किया, तो इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे देख लीजिए विभव का मान कितना होगा। आगे बढ़े, चलिए। अब नेक्स्ट, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज हमें दिया गया है और डिस्टेंस भी दिया गया। तो आपको पता है v का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻⁹,
चार्ज की वैल्यू होती है 5 गुने 10 के पावर -7 और दूरी की वैल्यू होती है 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलेंगे। ठीक है, 9 पचे 45, 10 के पावर एक 10 और ऊपर चल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और -7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45 गुने 10 के पावर 3, क्योंकि बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा 3। अब यहाँ पे दशमलव 45 है लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं 45 नहीं है, तो ये तो पहली बात तो गलत है दोनों। अब इसमें से कौन सा, तो एक दशमलव खसकाएंगे तो एक पावर बढ़ेगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ऑन पोजीशन, ठीक है ना, टू डेट द ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब देखिए निरक्षीय और अक्षीय हिंदी से भी आप पता कर सकते हो एग्जैक्टली में क्या कह रहा है ये, कि हमको रेशियो निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एक बार जब वो एक्सियल लाइन पर हो और एक बार जब वो इक्वेटोरियल लाइन पर हो। एक्सियल को बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल को बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, याद रखिएगा ये भी एक नाम होता है उसका। तो आप बताइए डिस्टेंस सेम है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो इसकी वैल्यू मान के चलिए कुछ होगी के पी बट्टे आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सीधे 0। बता चुके हैं ना इक्वेटोरियल की वैल्यू 0 होती है, अभी तो मैंने बोला था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो किसी संख्या को 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, मतलब एक प्लस को माइनस की ओर ले जा रहा है। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा, मतलब निगेटिव से कहां लेके जा रहा है, पॉजिटिव। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखिए बुआ पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव की तरफ आएगा तो इसकी दूरी घटेगी, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो अगर दूरी घटेगी तो कहने का मतलब अगर इसकी आर की वैल्यू घट रही है तो भी की वैल्यू उल्टा काम करता है, तो ये बढ़ रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वी की वैल्यू क्या होगी बउआ, इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि प्लस से किसकी ओर आ रहा है, प्लस की ओर आ रहा है, तो पोटेंशियल की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है, तो भी बराबर अभी पढ़ा है डब्ल्यू बट्टा क्यू, ऐसे फॉर्मूले आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है, तो अभी मैंने आपको बोला था, अभी मतलब जो भी आपका अभी क्लास हुआ था मैं आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पास सबूत रहता है ना सारा। ठीक है, तो कहाँ गया सबूत वाला पोर्शन, मैंने आपको बोला था ना कि इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस वाले को नहीं, ठीक है ना, उसको तो एक रिलेशन बोलते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को सिर्फ क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोगों ने जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक पे चर्चा किया था। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डीवी बट्टे डीएक्स। ठीक है, ओके। अब हमारा टॉपिक कौन सा आ रहा है, कैपेसिटर। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अब हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर आप लोग एक टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में 2 टॉपिक है, एक पोटेंशियल और एक कैपेसिटर। तो पोटेंशियल को एक बार देख लीजिए और अब हम लोग कैपेसिटर की तरफ चलते हैं। तो क्या है कैपेसिटर, तो एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो आपको पता है कि एक कंडक्टर होता है, तो उस पर आपको पता है क्यू प्रोपोर्शनल होता है, क्या हुआ, भी। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, क्यू बराबर सी भी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन भी, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आपको पता है कि सी बराबर अभी फॉर्मूला लिखे हैं, क्यू बट्टा भी। क्यू को कूलम कहते हैं, भी को वोल्ट कहते हैं, और इसी को हम लोग फराड कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और कूलम और वोल्ट में से जो निकले उसे फराड कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो चलिए कौन सा बोलेंगे वो, इसे फराड। अब नेक्स्ट, अब आता है डायमेंशन क्या होगा। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि सी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन भी,
ठीक। और भी का पहले निकाल लीजिए, तो भी बराबर होता है W/Q। कुछ भी आपको यहाँ रटा रटा नहीं मारेंगे, सब आपको यहाँ बनवा देता हूँ। वर्क का तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, वर्क और फोर्स का हमेशा याद रखिएगा। ml² T⁻⁻2 सारा बन जाएगा। और इसको क्या बोलता हूँ, चार्ज का AT होता है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, m L⁻², T⁻², एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, A⁻−1। रुक जा भाई, ये तो मैंने भी का निकाला है, अब यहाँ रखेंगे। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो Q बराबर क्या होता है, AT। और नीचे हमने क्या दे रखा है, m L² T⁻⁻3 A⁻−2। अब ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 1 2 का 4 4 2 का 1, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻−2 T⁻−3 एक ऊपर इंतजार कर रहा है 4, और T⁻2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। अब कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे कहता है कि एक गोलीय चालक है धारिता के अंदर, उसका इसमें से क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, एक गोला है जिसकी रेडियस कितनी होगी, r। तो c का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, 4πε0 इंटू r। मैं इसको और ठीक से पढ़ाऊँ तो मैंने ऐसे पढ़ाया था, r/k। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि c जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेडियस के। तो यहाँ क्या, यहाँ पर ये मास के है, बिल्कुल गलत। क्या वॉल्यूम के है, गलत। सरफेस एरिया के, गलत। बल्कि कौन सा होगा, बी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, देख के बताइए, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एनर्जी का 3 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है हाफ Q²/c, एक होता है हाफ Q इंटू भी, एक होता है हाफ CV²। तीनों होता है, तो इसमें से हमें कौन सा मिल रहा है बुआ, हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते रहता है। अगला है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। एक बार मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू चार्ज। तो मैं आपको बता चुका हूं ना, एक पर से दूसरा पे चार्ज जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा। कौन लॉस होगा बुआ, एनर्जी। तो एनर्जी लॉस होगा किस रूप में होगा, हीट के रूप में होगा। लेकिन चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज पहले उतने चार्ज बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ एनर्जी का लॉस होता है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बुआ, हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या बुआ, कि एनर्जी स्टोर क्या होता है, तो डिक्रीज होता है। ठीक, क्योंकि लॉस हो गया ना, लॉस हो गया मतलब डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबस्टांस एक्सेप्ट एयर, एयर के अलावा। तो आपको पता है ना एयर का कितना होता है, तो पता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान, एयर के लिए कांस्टेंट को ER बोलते हैं, E0/E0, तो ये भी तो एयर ही है ना, तो E0 से यूनिट कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन आप खुद से चुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि एयर का 1 होता है तो 1 से हमेशा क्या होगा। चलिए, अब कहता है when the distance between the parallel plate capacitor is increased। तो मैं आपको बता दूं कि C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, फिर यहाँ पे D इनवर्सली है। तो अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुमने प्लेट के बीच की डिस्टेंस, पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी है, तो बढ़ा दिया तो ये घटेगा, तो कैपेसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे डिक्रीज होगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक सबसे कम मैंने एयर का बोला, अब दो प्लेट के बीच में तुम कुछ भी डाल दोगे, ग्लास कुछ भी डाल दोगे, क्योंकि आपको पता है सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। और यहां पे मैं के लिख देता हूं, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है ना कि ऊपर जो है एप्सिलॉन आर भी होता है, एप्सिलॉन आर को के बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा तो इसके मल्टीप्लीकेशन को बढ़ाएबे ना करेगा। के का मान हवा को छोड़ के, हवा में 1 होता है, उससे ज्यादा कुछ भी आएगा तो बढ़ाएगा। तो उसके बीच में आप कुछ भी डालोगे तो सी का मान कितना गुना बढ़ जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा, देखो ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। अगर तुमने कुछ मटेरियल डाल दिया उसके बीच में तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब कह रहा है अगला में
कि अगर मैं मेटल का रॉड इंस्टेंट कर दूं, मेटल का रॉड, तो आप बताइए, और प्लेट के बीच में मैंने मेटल का रॉड डाल दिया तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मेटल में एक क्षमता होती है चार्ज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाने में। तो अगर तुमने यहां से यहां रख दिया, अब इसमें भी दो कंडीशंस है, इसने पूरा नहीं बोला है, ठीक है ना, बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इन्होंने एक पूरा पूरा आपस में टच करवा दिया। तुम इस पे मान के चलिए चार्ज दोगे, तो मेटल बोलेगा कि हमारे अंदर से हम चार्ज को पास करवा सकते हैं, तो वो इस प्लस को इस माइनस से मिला देगा, और प्लस माइनस जैसे ही मिलेगा चार्ज खत्म हो जाएगा। क्योंकि गुच्छा बनने के बाद चार्ज चार्ज का मतलब क्या होता है, या तो प्लस ज्यादा हो तो माइनस ज्यादा हो, जब दोनों बराबर हो जाए तो चार्ज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मेटल क्या कर रहा है, तुम चार्ज दिए जा रहे हो, ये चार्ज अब इसको मिलाया जा रहा है, दिए जा रहे हो मिलाया जा रहा है, तो ये कितना तक चार्ज अपने ऊपर रख सकता है, तो कितना रख सकता है, अनंत। ठीक है, तो कोई पूछेगा मेटल है कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, अनंत। ठीक है, अब कहता है इफ दो कंडक्टिंग स्फीयर है आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, तो उसकी स्टोरेज एनर्जी सेम रहेगी। गलत, मैंने बताया है ना अभी आपको कि एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाएगा। अब कहता है चार्ज सेम रहेगा, तो चार्ज तो बिल्कुल सेम रहेगा, सही बात है। अच्छा, चार्ज और एनर्जी दोनों सेम रहेगा, गलत, एनर्जी तो सेम रहबे नहीं करेगा, तो खाली चार्ज कंजर्व रहेगा। अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन सभी बनाए हैं आपके सामने। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाया है ना, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, लेकिन एनर्जी क्या होगा, हीट के रूप में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसा बात। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला में कहता है द क्वांटिटी विच रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अगर मान के चलिए एक कैपेसिटर है और वो सीरीज में है, तो आपको पता है ना कि यहाँ से जो करंट आएगा उसके पास एक ही रास्ता है गुजरने के लिए, तो वो इससे भी गुजरेगा, वो इससे भी गुजरेगा। अच्छा, यहाँ चार्ज लिख देता हूँ, चार्ज, करंट तो रेसिस्टेंस में हो जाएगा, तो एक ही चार्ज यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी सेम चार्ज गुजरेगा, यहाँ से भी सेम चार्ज गुजरेगा, मतलब प्लस माइनस आ जाता है पोलराइजेशन से, बट मैं भी आपको जनरली बता रहा हूँ, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से भी प्लस, तो कहने के मतलब इसमें क्या सेम रहेगा, तो चार्ज सेम रहेगा। तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, और पैरेलल में, आप कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल में क्या होता है, हर एक कैपेसिटर का पॉइंट जुड़ा होता है बैटरी के एक टर्मिनल से। तो अगर ये मान के चलिए बैटरी का प्लस है, तो ये सारा प्लस हो जाएगा। अच्छा, और अगर ये माइनस है तो सारा माइनस हो जाएगा। तो जितना पोटेंशियल इसकी है उतना ही इसकी है, उतना ही इसकी है, तो सबकी पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये नहीं कि पोटेंशियल सेम होता है रट जाना है, क्यों होता है कारण समझिए, क्योंकि सारे का सारा किससे कनेक्टेड है, एक प्लस से, सारा का सारा किससे कनेक्टेड है, एक माइनस से। तो जो इसका वैल्यू होगा वो तीनों खाएगा, जो इसका वैल्यू होगा वो तीनों खाएगा, तो इसके लिए दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप कहता है एन कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटेंस है, पहले उसे सीरीज में जोड़ा गया, अच्छा पहले उसे पैरेलल में जोड़ा गया, और तब तो कह रहा है सीपी सी एस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसमें पोटेंशियल सेम रहता है तो चार्ज अलग अलग, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर क्या होता है, सी भी, Q बराबर क्या होता है, सी भी। तो इसका जो निकलता है याद कीजिएगा सीपी, है ना, वो ऐसे निकलता है एन गुने सी, आपको याद होगा, और इसका जो निकलता है वो निकलता है सी एस बराबर सी बट्टे एन, आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो अब यहाँ पर एक जैसा रहेगा, तो ऐसे हालात में हमें ये कह रहा है ये करने के लिए, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, सीपी का एन गुने सी 9C, और इसका क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन, तो सी से सी कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, एन स्क्वायर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है एडिशनल का, बट अभी हटा दिया गया है। ठीक है, अब कहता है किसमें है, पैरेलल में, तो अभी तो पढ़ा है, अगर एक जैसा पैरेलल में होगा तो सीधे क्या लिखेंगे, एन सी, और एक जैसे कितने हैं, तीन है, तीन कैपेसिटर है तो तीन कैपेसिटर, और सबकी वैल्यू कितनी है, सी है, तो सीधे कितना हो जाएगा, 3C। तीन संधारिता जिसके प्रत्येक की धारिता सी है, और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 3C। आपने ये वाला एक बार कॉपी देख लेना है।
ठीक है, जहां भी अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर मिक्सचर में है, जहां भी आपको लगेगा ना कि नहीं भाई मुझे ये देखना चाहिए, तो आप एक काम करें, अपना कॉपी खोल लीजिएगा और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको एक बार अपने सामने रखिएगा, ठीक है ना, 100% समझ में आएगा। और कॉपी नहीं खोलिएगा तो उतना फॉर्मूला आप कैसे याद रखिएगा, कहिएगा सर तो बनाते बनाते आप सीख जाइएगा, इसीलिए पहले कॉपी जरूर अपने पास में रखिए पहली बार, दूसरी बार जब बनाना जाइएगा तो नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए थ्री आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब तीन एक जैसे कैपेसिटर जो है उसकी सीरीज में कितनी वैल्यू है, 6 माइक्रोफराड। तो अगर ये कहता है सी एस एक जैसे है, तो एक जैसा रहेगा तो एन गुने सी कहते हैं। अब कहते हैं सी एस की वैल्यू मैंने 6 माइक्रोफराड लिखी है, ठीक है। अच्छा, करवा के यहाँ पे ऐसे सीरीज है ना, तो सीरीज में ऐसा होता है। तो आप बताइए सी की वैल्यू पता नहीं और एन ऐसे ऐसे कितने हमने निकाले, 3, तो एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, 6 3 18, ठीक है। अब कहता है कि इफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो इसकी नई कैपेसिटी क्या होगी, तो सी पैरेलल का फॉर्मूला होता है एन गुने सी, यहाँ गलती से लिखा गया था। अब इस वीडियो को काट के ये मत करें ये देखिए न्यूटन वाला ने मारा गलत, ठीक है ना भाई, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला ऊपर नीचे हो ही जाएगा, फिर मैं उसको ठीक भी कर दूंगा, काम करोगे तभी गलती होगी। निकम्मों का जीवन तो पूरा दिन दूसरे की गलती ढूंढने में लग जाता है, इसीलिए आप काम करो, गलती होगी आप भी बनाओगे, आपको भी गलती होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। बट वो हो जाता है, उसको गलती नहीं करते, उसको बोलते हैं इतनी सारी चीजें चल रही है तो एक ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा मोड़ा, 19-20 का फर्क है। तो एन की वैल्यू 3 है क्योंकि ये बोल रहा है 3 कैपेसिटर लगाना है हमको। अच्छा, और एक सी की वैल्यू कितनी निकाली है, 18, 18 माइक्रोफराड। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 माइक्रोफराड, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत। अगला अब कहता है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, पैरेलल में है तो इतना है, अब उल्टा कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, पैरेलल एक जैसा है तो एक जैसे के फॉर्मूला के लिए तुम लोग एन गुने सी लिखते हैं, ठीक। अब पैरेलल की बात कर रहा हूं, तो पैरेलल यहां पर एन की वैल्यू 3 है और सी, और यहां पर सीपी का मान दिया हुआ है, पैरेलल में वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 4.5, और क्या है, माइक्रोफराड, ओके। तो आप 3 से इसको काटेंगे तो एक कैपेसिटर की वैल्यू आएगी 1.5 माइक्रोफराड आएगा, 15×3=45। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसी को कनेक्ट कर दूं, अब किस में कनेक्ट कर दूं, सीरीज में, तो कोई बात नहीं है। अब अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा C/N, और एक सी की वैल्यू दी गई है 1.5 माइक्रोफराड, और ऐसे ऐसे 3 को आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये काट के हो जाएगा 0.5 माइक्रोफराड, जिसको बोलते हैं हाफ, ठीक है। यानी हमारा सही ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट में कहता है if 50 microfarad capacitor is charged to be potential difference of 10 volt, स्टोरेज एनर्जी कितनी होगी, 50 धारिता वाले संधारिता जिसकी 10 वोल्ट की विभव है उसका ऊर्जा कितना होगा। तो आप सबको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी भी स्क्वायर, ठीक है। हाफ सी की वैल्यू बोलिए कितना है, तो सी की वैल्यू है 50 माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, और भी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो सीधा सीधा 100 लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं इसको काटूंगा तो इससे कितना लिख सकता हूं, 25, अभी रुक जा, मैं 25 या इसको 2.5 लिख सकता हूं, बोलेगा सर इस जीरो का क्या की, इसको मैं इसके साथ लगा सकता हूं, तो हो जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर -6, और इस जीरो को इसको दे दिया, तो इस जीरो को देंगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो आप बताइए 2.5 और 6 में से -6 में से +3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -3, और इसको बोलते हैं जूल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए, ठीक है, ए इज ए राइट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़े मोड़े दिखाई देंगे। अब कहता है 10 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है, तो आप V इक्वल टू देख लीजिए, C इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 माइक्रोफराड, और V इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, और हमें कह रहा है इसकी एनर्जी निकालनी है, अच्छा चार्ज निकालना है ना। तो आपको पता है Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, C भी, तो Q एनर्जी यानी हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है, तो C की वैल्यू कितनी दी गई है 10 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो की वैल्यू -6 होती है और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 गुने
10 के पावर -5 और यहाँ पे कूलम हो जाएगा। तो 5 गुने 10 के पावर -5। अच्छा, इन्होंने इसको डायरेक्ट 85 लिख दिया है ना, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 50 गुने 10 के पावर -6 कूलम। तो हमारे पास ये हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कहता है दो कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटेंस C1 C2 है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, सीरीज का फॉर्मूला होता है CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो C1 इंटू C2, दिस इज द CS एंड C2 प्लस C1। अगर मैं इसको पलटा दूंगा, क्योंकि हमको CS का मान नहीं चाहिए, हमको 1/CS का मान नहीं चाहिए, हमको CS का मान चाहिए, तो पलटाना पड़ेगा इसको। कई बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, पलटाते नहीं और सीधे आंसर मार देते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कहता है इच ऑफ 4 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, ठीक है ना, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफराड। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 कैपेसिटर है, और अगर उसका जो टोटल कैपेसिटेंस निकला वो कितना निकला? 8। तो वो किस में जोड़ा गया होगा? तो पहली बात तो ये समझिए, पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा है, सी पैरेलल का, तो पढ़ा थे N गुने सी। ऐसे ऐसे 4 कैपेसिटर है तो 4, और सी कितना है? तो 2 माइक्रोफराड। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो पक्की बात है ये पैरेलल में जुड़ा गया होगा, क्योंकि पैरेलल में सिंपल जुड़ता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पैरेलल में जुटा गया है। ठीक है, चलिए अगला। अब कहता है इफ एक कंडक्टर, अगर हम एक कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो अभी तो मैंने बताया था, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है बुआ? क्लोज कंडक्टर के अंदर 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को बोलने की जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस है, आपको कुछ करना है, आपके अंदर आपके जो गार्जियन आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको उसको यूटिलाइज करने के लिए पूरा तत्पर रहे आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अभी तक आपका बहुत सारा बेस बिल्डअप रेडी हो गया होगा कि हाँ अब मैं बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते हो परफॉर्म, अब कर भी जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि अब आपने परफॉर्म कर लिया, अब आप दौड़ोगे। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है जो बाहर में है, और ई है जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या होगा? देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, ठीक, तो मैं आपको बता दूं ये मीडियम हुआ। ठीक है, तो आपको पता है मीडियम का फॉर्मूला हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले चैप्टर में पढ़ा था, अब साइलेंट आर पढ़ा था, और था Q1 अब बट्टा क्या था? आर स्क्वायर, मॉड के अंदर था। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर, क्योंकि ये हवा है तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन आर बच जाएगा। तो अगर मैं ई बट्टे ई नॉट लिखता हूं तो ऐसा होता, और अगर मैं ई नॉट बट्टे ई लिखूं तो ये जो 1/r एप्सिलॉन आर आया है वो सीधे एप्सिलॉन आर आ जाता, नीचे आता है ऊपर आता। तो और इसी को हम लोग के बोलते हैं। के को या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए। तो पक्की बात है हमारा सही ऑप्शन होने वाला है ई नॉट बट्टे ई। ठीक है, इस तरह से हमें निकालने हैं ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहता है दो कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटी सी है, सभी कनेक्टेड है किसमें? सीरीज में। तब जाकर के हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? एक जैसे है तो मैंने आपको पढ़ाया सी एस बराबर सी अपॉन एन, सी की वैल्यू सी और एन की वैल्यू 2, तो हो जाएगा सी अपॉन 2, सिंपल। ठीक है, अगला। आप कहता है इफ देयर आर सेवरल कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स है और हमको मैक्सिमम चाहिए, तो मैं आपको बोला था कि सीरीज का अगर आप देखिएगा तो सी बट्टे एन आता है एक जैसे के लिए, और पैरेलल का एन गुने सी। तो मल्टीप्लाई ना वैल्यू को बढ़ाता है, डिवाइड तो वैल्यू को घटाता है, तो मैक्सिमम आपको किससे मिलेगा? तो पैरेलल से मिलेगा। ठीक है, आप कहता है अगर एक माइका का प्लेट अगर आप रख दीजिएगा, कोई भी प्लेट कैपेसिटर में रखिएगा ना, तो मैंने आपको बोला है ना ये वैल्यू को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐड कीजिएगा तो सी की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या होगा बउआ? थोड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब कहता है अगर तुमने किसी मीडियम को, फिर तो वही पुराने वाली बात, फिर वही बात, धर के मार दे एक चटी बस नाचे गिर जाएगा। और अब साइलेंट आर कोई के बोलते हो तो कितना गुना बढ़ जाएगा? के गुना।
तो कौन सा ऑप्शन होगा? इंक्रीज के टाइम्स, ठीक है, के गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन वही आता है, बार बार पूछते रहता है। फिर कहता है अब के की वैल्यू 6, तो बोलेंगे 6 गुना बढ़ेगा। पिछले में के गुना, तो के की वैल्यू 6 तो 6 गुना। सिंपल बात है यार, क्या ये भी पूछता है हम लोगों से। अब कहता है कैपेसिटर अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर मैंने उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। वही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहा है भाई, अजीब आदमी है। अगला में कहता है कौन सा रेशियो इसमें से कांस्टेंट रहेगा? तो आप बताइए Q बराबर सी भी में न Q कांस्टेंट है न V कांस्टेंट है, बल्कि C कांस्टेंट है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टे V। Q को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल चार्ज, चार्ज एडेड। और V को क्या बोलते हैं हम लोग? हुआ पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स शेयरिंग। अगर मैं लॉस करता हूं एनर्जी का, तो आपको शायद याद होगा मैंने जो आपको लॉस ऑफ एनर्जी निकाला था डेल्टा ई का मान, ठीक है ना, तो वो था कुछ C1 C2 करके था, C1 इंटू C2 अब बट्टा C1 प्लस C2 का पता नहीं जो भी था, होल स्क्वायर था कि पता नहीं क्या था। लेकिन यहाँ पर एक चीज था, डेल्टा भी का होल स्क्वायर था। तो ये सब तो कांस्टेंट था, तो इसको गोली मारिए, है ना। तो डेल्टा ई एनर्जी का, एनर्जी लॉस का वोल्टेज के साथ कौन वाला फॉर्म था? स्क्वायर वाला फॉर्म था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी लॉस जो करता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो स्क्वायर ऑफ एनर्जी लॉस। कहिएगा फॉर्मूला में ये सब भी तो था भाई, ये सब कांस्टेंट है। कैपेसिटर कांस्टेंट होता है तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। अब चाहो तो कॉपी खोल सकते हो ना, मैंने क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है तो आप सिंपली एक काम करो, कॉपी खोल लो और कॉपी खोल के उसको लिखो। अगला कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हमको यू का मान निकालना है। अगर कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है, और उसके पास ये इतना है, मतलब एनर्जी, ये वोल्टेज दिया हुआ है, तो पहली बात बताइए तो इसका कितना होगा? 5 गुने 10 के पावर -6, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना यू बराबर हाफ CV², ठीक है। अच्छा, और गुने 20 के का मान, 10 के पावर कितना होता है? के का मान 3 नहीं बोलते हैं, 3 के, 4 के लाइक गया, 5 के लाइक किया तो 1000 होता है ना वो, और गुने भी, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो पहली बात एक बात बताओ, u बराबर 5 गुने 10 के पावर -6, और एक शून्य इसको दे दोगे तो दो दूनी ये कितना हो जाएगा? 4, और एक शून्य इसको दोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का पावर, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 5 चौका यहाँ पर कितना होगा? 20, और 6 माइनस में और 8 प्लस में, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 2, और एक शून्य और देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 10 के पावर 3, तो लिख सकते हैं 2 और 10 के पावर 3 को किलो जूल, तो 2 किलो जूल। अरे अच्छा, हाफ को भूल ही गए, सॉरी, यहाँ तो हाफ को भूल ही गए, ठीक है। तो 2 से यहाँ काट देंगे, सॉरी सॉरी, तो यहीं से काटना दो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहता है द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, तो डिस्टेंस के इनवर्सली होता है, बाकी सबके डायरेक्टली होता है। तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच के, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पढ़ सकते हो, प्लेट के बीच की दूरी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है ना, खाली सवाल पढ़ना है आपको। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से निकाल के बताओ तो इसका कितना होगा? बताओ कितना होगा जल्दी से। देखिए बहुत सिंपल है, ये दोनों 3 है और ये 2 है, और पहले ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले इस पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला सॉल्व करने का सिंपल होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2, यानी 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफराड। एक का है, और बगल में कौन मौजूद है? 4। तो अब ये दोनों सीरीज में है, अब इस दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे, तो इसको एक कैसे करेंगे? तो 1/CS बराबर क्या फॉर्मूला है? 1/C1, तो C1 की जगह 5 माइक्रोफराड,
कूलम। अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइक्रो, है ना। अब यहाँ से बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 5 चौका कितना होगा 20 माइक्रो, ठीक है। अब जब 20 माइक्रो है तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 9/20। और अगर पलट दें, चूंकि ये 1/CS का मान आया है, और अगर पलट देंगे तो CS बराबर क्या हो जाएगा 20/9 म्यू। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन होगा, ए नंबर, देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में कहता है फोर्स कितना लगेगा दो प्लेट्स के बीच में। तो मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा दिया है, F इक्वल टू क्या होगा Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, बी वाला, ठीक है। सिंपल सा है, ऐसा आपको मिलाना है। 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, ठीक है ना, जिसकी कैपेसिटी कितना है 5, एक की कैपेसिटी कितना है 5। आप कह रहा है बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी निकाल के दिखाइए, और 1000 है, ठीक है ना, और एक की वैल्यू 5 है। तो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कैपेसिटी वाले क्वेश्चन किया था जहां पे पूरा एनर्जी का यूज किए थे हम लोगों ने। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था, तो मैंने पढ़ाया था कि C बराबर ये होता है, और n की वैल्यू तो आप इसी क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि n का मान 1000। तो पहले यहाँ से मैं आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो किया था ऑलरेडी, अब इसका यूज आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना होता है C बराबर n के पावर 1/3 इंटू C स्मॉल। तो आप बताइए n की जगह तो 1000 है, और C की जगह कितना है 5 माइक्रोफराड। अब 1000 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3 1/3 गुने 5 माइक्रोफराड। तो आप बताइए 3 से 3 कट जाएगा तो C बराबर कितना आ जाएगा 10, और गुने 5 माइक्रो, तो ये कितना हो जाएगा C का मान 50 माइक्रो फराड। यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे कहता है फिर 64 बूंद वाला आ गया, अभी तो वो सवाल बनाए हैं। फिर कह रहा है अगर मैं 64 बूंद को मिलाऊं और एक का वैल्यू 5 है तो बताइए बढ़ेगा कितना होगा। तो अभी मैंने बताया n के पावर 1/3 इंटू C, n की जगह पे 64, 4 के पावर 3, और एक C की छोटे वाले की वैल्यू 5 माइक्रो था, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 5 चौका 20 माइक्रोफराड। और ये तो बहुत बार पूछा हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिए आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप कहता है 3 कंडेंसर है, तीनों सीरीज में है। तो आपको पढ़ा चुके हैं CS का फॉर्मूला C/N। तो C बराबर कितना है C है, और इसका मान कितना है 3, तो हो जाएगा C/3, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है यहाँ पे 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मिनिमम नंबर कितना रखे कि 5 आ जाए। देखिए तो आपको पता है कि आप 5 पुराने के लिए अगर इसको 3 बार जोड़िएगा तो 6 पुर जाएगा, लेकिन 5 नहीं पुरेगा। तो पैरेलल में तो हो नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, देखो ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, 2 2 2 2, अब 4। अब इससे क्या होगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे सीरीज में, और सीरीज को सॉल्व करने का तरीका होता है C/N, मतलब 2/2, तो कितना आ जाएगा 1, और ये 1 आ गया दोनों को सॉल्व करने पर। 2 और 2 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, क्योंकि पैरेलल में सिंपल जोड़ते हैं C1 + C2 + C3, 5 आ गया हमारा, 5 भी आंसर है। तो हमने कितने कैपेसिटर का इस्तेमाल किया 1 2 3 4, तो 4 कैपेसिटर का इस्तेमाल करके, क्योंकि आप सोचो ना कि आप 2 का इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। अगर 2 से पीछे जाना तो सीरीज का इस्तेमाल करो, और 2 से आगे जाना तो पैरेलल का, तो सारा का सारा तो पैरेलल में है नहीं, तो इसीलिए किसका इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों लोग, सीरीज पैरेलल दोनों का, ठीक है। तो कितने मिनिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 4, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से कौन एग्जाम्पल पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बताओ तो इसमें से पोलर कौन है। पोलर मतलब जिसके पास पहले से पोल बना हुआ हो। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, पोलर मॉलिक्यूल्स प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और माइनस से प्लस की ओर डाइपोल, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आप कहता है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, तो अभी तो मैंने बताया मेटल को तुम जितना चार्ज दोगे उतना चार्ज खा जाएगा, तो इसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इन्फिनिटी, जितना चार्ज दो सबको पास करवा देगा, जाओ जाते रहो मेरे पास से, ठीक है, तो कितना होगा अनंत। अब आता है नेक्स्ट, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है, धीरे धीरे चलो, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या एरिया को यहाँ पर डी को पहले बोल रहा है एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, एरिया को बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर ये कह रहा है एरिया को घटाएंगे, गलत, डाइलेक्ट्रिक को घटाएंगे, गलत, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो सी की वैल्यू घटेगी, तो कौन सा ऑप्शन है, एरिया वाला, एरिया बढ़ेगा तो सी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला से पकड़ लेंगे। अभी सस्केबिलिटी अभी पढ़ाया नहीं तो रुक जाओ अभी थोड़ा देर, इसको सस्केबिलिटी पढ़ाएंगे, सस्केप्टेबिलिटी सास्केबिलिटी पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 4 में, है ना, वहां पे मैग्नेटिक सस्केबिलिटी वहीं पे पढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको पोलराइजेशन, ये भी बाद वाला चीज है, रहने दो इसको, पोलराइजेशन कहते हैं, आगे देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ये सर्वाइव कर सके, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसके फॉर्मूला डेफिनेशन ही वही होता है कि वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक ये सरवाइव कर सके, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम। अब 1 फराड किसके बराबर है, तो आपको पढ़ा चुके हैं, सी बराबर क्यू बट्टे भी, सी का फराड, क्यू का कूलम, इसका वोल्ट, तो सी बट्टे भी, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अगला देखो, हाँ तो ये तो पढ़ाइए दिए थे ना कि एक बड़ा सा गोला होगा तो उसकी कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जस्ट पहले भी हुआ था कि रेडियस, दूसरा क्वेश्चन यही था, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, सब पढ़ा है क्वेश्चन है। अगला में कहता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर, एकदम इजी, कई बार यूज कर चुके। अगला, इसमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कौन होती है, तो आप साइलेंट नॉट ए बट्टा दी 10 बार तो यूज कर चुके हम लोग इसको, ठीक है, और खत्म। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज कैपेसिटर और इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब इतना क्वेश्चन आपका बेस बिल्डअप करने के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा है, इतना आप आराम से कर लीजिए, देख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, लिखना सबसे बेस्ट तरीका याद करने का, आप एक बार लिख लीजिएगा ना प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव लिख करके अपने हाथ से क्वेश्चन छप जाएगा माथा में, ठीक है ना। अब जो आदमी नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए क्या हो, तो बोलेगा हाँ ठीक है स्क्रीनशॉट लेके रख लेते, रख लो, लेकिन जो आदमी पढ़ना चाह रहा है वो आदमी एक ही क्वेश्चन को बैठ करके लिखिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन का जो आपको सोल्यूशन है ना वो ऑटोमेटिकली आपको फिर से बनाना पड़ेगा, तो सोल्यूशन एक बार बनाइए आप लोग, और उसके बाद एनसीईआरटी जरूर कीजिए न्यूमेरिकल के लिए, इतने के आसपास में आपको चीजें मिलेगी। और इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक की सीरीज करेंगे, ताकि जो पढ़े उस पर बोर्ड एग्जाम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा वो भी सीरीज में आपके लिए करके दूंगा। हम आपके लिए पूरा तत्पर है, बस आप मेहनत करते रहिए, बाकी हम करवाने के लिए रेडी है। और प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन पे भी जाइएगा, तो वहां और सब कुछ सिस्टमेटिक डीपीपी के साथ मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे डीपीपी देना संभव नहीं है, वहां पे आपको डीपीपी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब ऐड होते रहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हमेशा काम आते रहेगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर सभी को।